हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम हिंदी को एकदम शुरुआत यानी टॉपिक वाइज क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने हिंदी भाषा का परिचय पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वर्ड विचार। इस वीडियो में होंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और हर प्रश्न के साथ उसका आसान कॉन्सेप्ट भी होगा। तो चलिए देखते हैं आज के 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे ही वर्ड कहते हैं। वर्ड भाषा की वह सबसे छोटी आवाज़ या टुकड़ा है जिसे हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। जैसे कि आ को अगर हम तोड़ेंगे तो का में हलंत लग जाएगा, हलंत वाला का। इसके और छोटे हिस्से नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ड के मूल रूप से कितने मुख्य प्रकार यानी कि भेद होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं वर्ड के? 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी सही है हमारा, स्वर और व्यंजन। मुख्य रूप से वर्ड के सिर्फ 2 ही मुख्य प्रकार होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। बाकी आयोग वाह या संयुक्त व्यंजन इन्हीं के परिवार से जुड़े उपभेद होते हैं। क्या होते हैं? उपभेद होते हैं। अगला है, हिंदी व्याकरण में स्वर वर्णों की क्या मुख्य विशेषता होती है? विशेषता पूछ रहा है यहाँ पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनका उच्चारण पूरी तरह स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। बिना किसी के मदद से हम स्वर को बोल सकते हैं, यानी कि स्वर बिल्कुल राजा की तरह आज़ाद होता है। इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती है, ये अकेले ही साफ सुथरे बोले जा सकते हैं। बोल के देख लीजिए, आ, बड़ा, छोटी, ये सब स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजन वर्णों की मूल पहचान या परिभाषा इनमें से क्या है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना संभव नहीं होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही सही है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना संभव नहीं होता है। व्यंजन जो होते हैं ये थोड़ा अकेले कमज़ोर होते हैं। जब तक इनमें किसी स्वर जैसे आ की आवाज़ ना मिले तब तक इनका पूरा उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसे का में हलंत लगा होता है तो हम का बोलेंगे तो उसमें आ का धुन हमें सुनाई देगा। हम व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल मूल व्यंजनों यानी कि अस्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म मिलाकर इनकी संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 33। इनकी संख्या पूरा कितना है? 33। 25 क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। 25 स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे, और 4 अंतस्थ व्यंजन। 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन। तो टोटल कितने हो गए? 33। ये जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं ये का से माँ तक होते हैं, और जो अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और जो 4 ऊष्म व्यंजन है, बड़ा सा, पिचरवा सा, छोटा सा और हा, ये 4 क्या हैं? ऊष्म व्यंजन हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 33। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मूल वर्ण यानी कि मानक वर्ण माने जाते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल मूल या मानक वर्ण कितने हैं? 52। इसका राइट आंसर हो गया 52। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण या ध्वनि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ण या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि। लिखित रूप से अगर पूछेगा तो वर्ण हो जाएगा, और मौखिक रूप से ध्वनि। लिखित रूप से हो जाएगा
वर्ण मौखिक रूप से ध्वनि। कभी कभी पेपर में दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन, स्वर, आयोगवा या संयुक्त अक्षर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर। ऑप्शन बी सही है हमारा। कभी कभी क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाएंगे? स्वर। ये बिना किसी की सहायता से उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? 11। स्वर की मुख्य पहचान है कि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वह व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास वायु मुख के किसी भाग से रगड़ खाकर ऊष्मा उत्पन्न करती है या निकलती है, उस क्या कहलाती है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें संघर्षी व्यंजन या संयुक्त व्यंजन? इसका राइट आंसर होगा उसमें संघर्षी व्यंजन। उसमें संघर्षी व्यंजन। उच्चारण के समय जब वायु रगड़ या संघर्ष के साथ बाहर निकलती है तो ऐसे व्यंजन को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, ऊष्म व्यंजन को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो संघर्षी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतस्थ व्यंजन। या रा ला वा चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। इन्हें एक साथ याद कर लें तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। कभी कभी सवाल पूछता है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो या रा ला वा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन छा किन दो वर्णों के मेल से बनता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, का प्लस सा। का प्लस सा से, सॉरी ऑप्शन बी सही है, का प्लस पिछरवा सा से क्या बनता है? छा। का प्लस पिछरवा सा बराबर क्या बन गया? छा। का और सा के मेल से छा बनता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रा संयुक्त व्यंजन किन वर्णों के योग से बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ता प्लस रा। ता प्लस रा बराबर क्या बन गया? त्रा। कभी कभी क्वेश्चन बनता है, त्रा किस प्रकार का व्यंजन है? तो क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। त्रा किस प्रकार का व्यंजन है? संयुक्त। अगला क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किसके योग से बनता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जा प्लस या बराबर ज्ञा बन गया हमारा। जा और यहाँ से ज्ञा बनता है। अगला क्वेश्चन है, श्रा संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से होता है? श्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रा प्लस रा बराबर क्या बन गया हमारा? श्रा। ये भी दो वर्णों के मेल से बनता है। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार का चिन्ह रूप इसमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुस्वार का चिन्ह क्या है? यही बिंदी। अगला क्वेश्चन है, अनुशासिक वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाक और मुख दोनों से। अनुनासिक उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है, जैसे कि माँ, चाँद।
ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, अनुशासिक ध्वनि में वायु कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? नाक और मुख दोनों से। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा, विसर्ग का प्रयोग किस प्रकार की ध्वनि के रूप में होता है? स्वर के रूप में, व्यंजन के रूप में, अयोगवाह के रूप में, लुंठित ध्वनि के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोगवाह के रूप में। विसर्ग का चिन्ह है, विसर्ग का चिन्ह डबल बिंदी। इस क्वेश्चन में इसे अयोगवाह के अंतर्गत रखा गया है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, विसर्ग का चिन्ह कौन सा है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यही है विसर्ग का चिन्ह, डबल बिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मात्राओं की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? मात्राओं की संख्या यहाँ पे पूछा है, तो आंसर करिए। हिंदी में कुल मात्राओं की संख्या 10 मानी जाती है। हमारा ऑप्शन ए सही है। हिंदी में 10 मात्राएं मानी गई हैं, इसलिए संख्या आधार पे 10 ही याद रखिए। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, हिंदी में कुल कितनी मात्राएं मानी गई हैं? तो 10। अगला प्रश्न है, आ स्वर की मात्रा का क्या स्वरूप है? आंसर करिए, आ स्वर की मात्रा का क्या स्वरूप है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सॉरी, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है, आ में आ सिंगल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई मात्रा नहीं होती है। आ की कोई अलग मात्रा नहीं होती, जैसे कि हम का लिखते हैं तो उसमें आ की ध्वनि अपने आप मानी जाती है। किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है? तो आ की। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है? तो आ की। अगला क्वेश्चन है, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंठ, ऑप्शन सी। का, खा, गा, घा, अंगा किस वर्ग के हैं? का वर्ग के। इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है का वर्ग कौन से वर्ग में आते हैं, सॉरी, का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आप लोग याद रखिए, का, खा, गा, घा, अंगा, अंगा तक का वर्ग के वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताल, ऑप्शन बी। चा, छा, जा, झा, या ये चा वर्ग के वर्ण हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अगला प्रश्न हमारा, टा वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूर्धा, ऑप्शन ए सही है हमारा, मूर्धा। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा टा वर्ग में आते हैं और इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अगला प्रश्न हमारा, टा वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? टा वर्ग का पूछा है, तो ता वर्ग हो जाएगा दंत, ऑप्शन ए सही है हमारा। ता, था, दा, धा, ना। जब हम ता, था, दा, धा, ना बोलेंगे तो हमारे दांत को, जीभ हमारा दांत को टच करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? दंत। बोलिए, ता, था, दा, धा, ना। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान, सॉरी, पा वर्ग का उच्चारण किस अंग से होता है? पा, फा, बा, भा, मा। बोल के देखिए आप लोग, हमारे दोनों ओठ आपस में टच हो रहे हैं, पा, फा, बा, भा, मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ओष्ठ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? पढ़ के देख लेते हैं। पा, ये तो हमारे दोनों ओठ आपस में टच हुए। बा, मा, ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ता नहीं हुआ, पा भी हुआ, बा भी हुआ, मा भी हुआ, तो यहाँ नहीं पूछा है। अगला प्रश्न हमारा, घोस्त के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? घोस्त के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए 2। घोष के आधार पर वर्णों के दो भेद घोष और आघोष होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, घोष के दो भेद कौन कौन से हैं, तो घोष और आघोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आघोष। ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ग आघोष। पहला और दूसरा आघोष होता है, पहला और दूसरा। और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। सघोष होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राण वायु श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन ए, 2 प्रकार के होते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन अल्प प्राण और महाप्राण 2 प्रकार के होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के 2 भेद कौन से हैं, तो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा नंबर के वर्ग अल्प प्राण होते हैं। जैसे कि तो जो पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या हो गया, अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा क्या हो गया, महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वर्ण महाप्राण व्यंजक है। महाप्राण पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, खा क्या है, महाप्राण। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में छात्रा ज्ञासरा को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन बी सही है हमारा। ये अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शब्द विद्यालय में किन वर्णों का संयोग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द प्लस या। ऑप्शन ए सही है, द प्लस या यही राइट आंसर है, इसलिए इस सेट के अनुसार इसे याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, विद्यालय में कौन से वर्णों का संयोग पूछा गया है, तो द प्लस या। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, री। ऑप्शन डी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण विचार के अंतर्गत भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी मानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शब्द। ऑप्शन बी, या सार्थक शब्द पर ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन दूसरे में पूछा गया था, सबसे छोटी इकाई पूछी गई थी, तो इसलिए उसका राइट आंसर वर्ण हो गया था। लेकिन यहाँ सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछी गई है, इसलिए इसका राइट आंसर शब्द होगा। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।